हेलो फ्रेंड्स, तो हमने पहली वीडियो में SN1 की रिएक्शन और मैकेनिज़्म देखा था और हमने कुछ और भी बात की थी। लेकिन इस वीडियो में हम SN1 का जो बाकी टॉपिक रह गया है हम उसे कवर अप करेंगे। तो SN1 के कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि रेट पर इफ़ेक्ट डालते हैं, उन पॉइंटों के बारे में जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो रेट को इफ़ेक्ट करती है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो रेट को इफ़ेक्ट नहीं करती, उसके बारे में जानेंगे हम। पहले कुछ और पॉइंट देख लेते हैं हम। जैसे जैसे रेट है हमारा SN1 का, जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके एल्काइल हैलाइड के, ठीक है ना, 1 क्वांटिटी में। अब क्या है कि अगर हम RX की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं, इस एरो का मतलब है इंक्रीज़ करना, ठीक है। अगर हम इस RX की क्वांटिटी को जब हम इंक्रीज़ करेंगे, 1 है 2 3 4 इंक्रीज़ करेंगे तो रेट पे हमारा क्या पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा। जब इसे इंक्रीज़ करेंगे तो ये भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है ना। अगर दूसरी चीज़ है कि अगर हम जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा, अभी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो भी हो या ना भी हो, यहाँ पर दोनों की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। पूरा RX है यहाँ पर, ठीक है ना। इस RX की क्वांटिटी 1 है, यहाँ पर मेंशन की है बाहर। अब स्पेशल बात हो रही है न्यूक्लियोफाइल की, जो कि सिर्फ एल्काइल हैलाइड से अटैच होता है, ठीक है ना। अब उस न्यूक्लियोफाइल को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो रेट पे हमारा क्या पड़ेगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। रेट पर कब इफ़ेक्ट पड़ेगा, जब इस पूरी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे तब इफ़ेक्ट पड़ेगा। किसी एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने से रेट पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कार्बोकेटाइन। जब हम SN1 का मैकेनिज्म करते थे, रिएक्शन करते हैं, तब उसमें हमें एक कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है ना सेकंड स्टेप में। तो जो कार्बोकेटाइन है वो जितना स्टेबल होगा, हमारा जो रिएक्शन है SN1 का जो रेट है वो भी उतना ही स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो रेट भी उतना ही होगा। और मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी कि जो SN1 रिएक्शन है वो मोस्ट स्टेबल होती है टर्सरी एल्काइल हैलाइड पर। जब टर्सरी कार्बन होता है वहाँ पर हमारा SN1 रिएक्शन मोस्ट स्टेबल होती है, ठीक है ना। तो कार्बोकेटाइन की जो सीरीज है, जो सीक्वेंस है, वो टर्सरी सबसे ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है ना। ये 3 2 1 और ये 0 लगी हुई है, ये होता है हमारा टर्सरी कार्बन, इसे सेकेंडरी बोलते हैं, इसे प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है ना। और वो टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी आपको पता ही है। जब एक कार्बन जब आपके 3 और कार्बन से अटैच हो वो आपका टर्सरी होता है। और सेकेंडरी में एक कार्बन जब आपके 2 कार्बन मतलब उससे अलग 2 कार्बन से अटैच होता है तो सेकेंडरी होता है। प्राइमरी कार्बन वो होता है जो एक कार्बन किसी दूसरे एक ही कार्बन से अटैच हो, ठीक है ना, वो आपका प्राइमरी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। तो ये रेट की ही बात है कि जब हमारा कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा हमारा रेट भी उतना ही होगा। रीअरेंजमेंट है जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट करना हो या सेकेंडरी से टर्सरी करना हो। अगर हम रीअरेंजमेंट करें तब हमारे रेट पर क्या पड़ेगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम जब हमारी कोई भी प्राइमरी या सेकेंडरी हमारा कोई कार्बन है तो उसे हम अगर रीअरेंजमेंट करेंगे तब हमारे रेट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। फोर्थ है आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, जो कि मैंने आपको ये पहली वीडियो में बता दिया था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। और जो हमारा SN1 होता है वो एक डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक सॉल्वेंट होता है। और डाइलेक्ट्रिक सॉल्वेंट क्या होता है आपका, वो हमारा वो होता है कि जो हमारे बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, ठीक है ना। तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो क्या करता है, बॉन्ड ब्रेक करता है। तो इसमें पोलर प्रोटिक आपको सॉल्वेंट होना चाहिए ऐसे। और इसके मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो पहली वीडियो में आप देख लेना। SN1 इज़ एक्जोथर्मिक। SN1 रिएक्शन है वो हमारी एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है,
जिसमें एनर्जी रिलीज होती हो ड्यूरिंग द रिएक्शन के दौरान जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक कहलाती है। अब SN1 एक्सोथर्मिक कैसे हो गई? वो ऐसे हो गई क्योंकि SN1 में जब हमारा फर्स्ट स्टेप कंटिन्यू होता है तब वहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करता है। जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब हम किसी चीज़ को तोड़ेंगे तो तोड़ने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी? तो हमें यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करना होता है। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी जब लगेगी तो जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और तब हमारी क्या होगी? एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है ना? तो ये हमारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो कि SN1 रिएक्शन है। ठीक है। और जब हमारा बॉन्ड ब्रेक होता है तब तो एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन जब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जब बॉन्ड फॉर्म्ड होता है तब क्या होता है? तब एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब्ड होती है। क्या होती है? एब्जॉर्ब्ड होती है। ठीक है ना? ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री। जो SN1 रिएक्शन है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री R और S दोनों होती है। अब इसमें देख लेते हैं कि R ज़्यादा है या S ज़्यादा है। R होता है आपका रिटेंशन और S होता है आपका इन्वर्जन। ठीक है, R का मतलब रिटेंशन है, S का मतलब इन्वर्जन है। अब क्या है, रिटेंशन में क्या होगा? रिटेंशन में ये होगा कि जहाँ पर हमारा क्लोरीन अटैच होगा, जो हमारा हैलाइड एटम्स हैं वो हमारे एल्काइल ग्रुप से जब अटैच होगा, जैसे क्लोरीन है वो अटैच होगा आपका कार्बन से, जिस पोजीशन पे आपका क्लोरीन अटैच है उसी पोजीशन पे आपका एक न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाए। न्यूक्लियोफाइल आएगा और क्लोरीन जहाँ से निकल के गया था उसी की जगह पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाए, तब वो आपका रिटेंशन होता है। ठीक है। अगर दूसरा है आपका इन्वर्जन में क्या होता है कि अगर क्लोरीन निकला है ऊपर से और ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाए नीचे जाके, मतलब कि क्लोरीन के अपोजिट जाके ये अटैच हो जाए न्यूक्लियोफाइल, तब आपका क्या होगा? स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वर्जन, जो कि है आपका S। ठीक है ना? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री की स्ट्रक्चर बना कर दिखाऊंगी कि आप किस तरह से समझ सकते हो। ठीक है ना? ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अब हम देख लेते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम किस तरह से दिखाएंगे, कि मैं जैसे ऊपर और नीचे बता रही हूँ वो ऊपर और नीचे किस तरह से आएंगे। ठीक है ना? तो इतने पॉइंट तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, और इससे आगे करेंगे हम वो वाले पॉइंट जिनसे हमारे रेट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जैसे हमारा है टर्शरी कार्बन, जैसे ये कार्बन है, यहाँ पर ये 2 ग्रुप लगे हुए हैं और एक ग्रुप ये लगा हुआ है। ठीक है ना? और ये क्या है? आपका कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बोकेटाइन पे से ही तो आपका क्लोरीन जाता है और न्यूक्लियोफाइल आता है कि नहीं? तो ये आपका कार्बोकेटाइन है और जो कि टर्सरी है। टर्सरी कैसे है? एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये रहा। ये सेंट्रल वाला कार्बन ये आपके 3 कार्बन से अटैच है, या फिर अदर ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कायरल कार्बन भी बोल देंगे। ठीक है ना? अब आपका जो है कायरल कार्बन किसे कहते हैं? कायरल कार्बन उसे कहते हैं जो आपका एक कार्बन किसी 3 अदर या 4 अदर ग्रुप से अटैच हो। ठीक है ना? अब जैसे यहाँ पर तो था आपका, मान लो क्लोरीन था आपका, ठीक है, यहीं से तो होता है। अब यहाँ से क्या हो गया? ये क्लोरीन यहाँ से बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल आपका आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक कर रहा है। अब अटैक करेगा तो आपको मान लो 2 स्टेप बनेंगे यहाँ से। ठीक है, क्लोरीन आपका यहाँ पर है। अब यहाँ से 2 स्टेप कैसे बनेंगे? एक हमें रिटेंशन बनाना है और एक हमें इन्वर्जन बनाना है। ठीक है ना?
ये हमने R लिख दिया रिटेंशन, और ये हमने इन्वर्जन लिख दिया H। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। ठीक है, अब रिटेंशन में मैंने क्या बताया था, जहाँ से क्लोरीन निकला वहीं पे आपका क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, जैसे ऐसे यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल आ गया। ओके, और हमने इन्वर्जन में क्या बताया था कि हमारा जो क्लोरीन है वो यहाँ से निकला था, लेकिन आपका अटैच कहाँ हो गया, यहाँ पर अटैच हो गया, इसके अपोजिट हो गया। ठीक है ना। अब जो ये रिटेंशन है, जहाँ से क्लोरीन निकला वहीं पे आपका न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये तो बना आपका लेस देन 50%। ठीक है, ये कितना बना आपका लेस देन 50%, और ये क्या बना, ये बना आपका ग्रेटर देन 50%। तो ज़्यादा स्टेबल तो आपका इन्वर्जन हो गया, है कि नहीं। अब देखो, अब ये ऐसे क्यों हुआ, देखो यहाँ पर तो आने के लिए आपको जो न्यूक्लियोफाइल है उसने क्या किया कि क्लोरीन यहाँ से निकल गया और यहाँ पे आपका अटैच हो गया, ये आपका रिटेंशन हो गया। और न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ से क्लोरीन निकला लेकिन अपोजिट साइड में आपके अटैच हो गया, मतलब उसके पास दो अपॉर्चुनिटी हैं, यहाँ भी हो सकता है अटैच, यहाँ भी हो सकता है अटैच। ठीक है, तो वो यहाँ ना होके दूसरे अपने अपोजिट साइड में वो अटैच हो गया। ठीक है, तो जो अपोजिट साइड, जो आपका अपोजिट साइड वाला इन्वर्जन बना है वो आपका ग्रेटर देन 50% बना है। ठीक है, तो ये आपका रिटेंशन और इन्वर्जन है जिसे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे हम इसके वो वाले पॉइंट जो कि आपके इस रेट पर इफ़ेक्ट डालते हैं। इसे मैं इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो अब हम देखते हैं कि हमारे रेट पर इफ़ेक्ट कौन कौन से पॉइंट और डाल सकते हैं। 4-5 पॉइंट तो हमने अभी कवर किए थे, कुछ पॉइंट और कवर कर लेते हैं कि और कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं या ऐसी चीज़ हैं जो रेट पर इफ़ेक्ट डालते हैं। तो देख लेते हैं हम। इसे और हवा लग जाती है, चलता नहीं है। अब ये चलेगा नहीं, इसे थोड़ी देर बंद करना पड़ेगा तब चलेगा ये। देखो, अब हम इनके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ पॉइंट भी देखेंगे। ठीक है ना। जैसे देखो, पहला है हमारा जैसे एल्काइल हैलाइड। ठीक है ना। ठीक है जी। अब हमारा एल्काइल हैलाइड में क्या बताया था मैंने आपको कार्बोकेटाइन में कि टर्सरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ठीक है ना। इस तरह से ये आपके रेट को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा आपका उतना ही स्टेबल आपका रेट होगा। ठीक है ना। अब जैसे इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे है हमारा क्वेश्चन, और यहाँ पर लगा हुआ है आपका Br। ठीक है, और यहाँ है आपका कार्बोकेटाइन और ये है आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, एक तो ये है, और आपका एक है यहाँ।
ठीक है ना। और एक है आपका ये आपका है यहाँ पर, ठीक, और Br है आपका यहाँ पर, ठीक। अब इसमें हमें सीरीज़ लगानी है कि किसका रेट ज़्यादा रहेगा, किसका कम रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे हमारा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, है कि नहीं, Br, ये तो बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। जब ये बॉन्ड बाहर निकलेंगे तो मैंने इनका पॉजिटिव यहीं पर संग साथ लगा दिया है, ठीक है ना। तो क्या होगा, जब ये Br बाहर निकलेगा तब क्या होगा, जो ये वाला कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा। अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये क्या है आपका, इसे बोलते हैं हम एलाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एलाइल हैलाइड, ठीक है ना। तो ये तो आपका एलाइल हैलाइड है, ओके। अब ये जो है, जब यहाँ से Br ब्रेक हो जाएगा तो ब्रेक होने के बाद में पॉजिटिव आ जाएगा। ये पॉजिटिव बाद में लगाना है जब Br ब्रेक हो जाए, ठीक है ना, पहले नहीं लगाना है, मैंने साथ साथ लिख दिया। जब Br ब्रेक होगा तब आपका पॉजिटिव आ जाएगा, तब ये कौन सा कार्बन बन जाएगा, आपका टर्सरी कार्बन बन जाएगा, ठीक है। अब जब ये Br यहाँ से ब्रेक होगा तब ये वाला जो कार्बन है आपका, एक कार्बन दो कार्बन, तब ये कौन सा कार्बोकेटायन बन जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ठीक है। अब हमें इसका रेट लिखना, मतलब सीरीज़ में लिखना है किसका रेट ज़्यादा रहेगा और किसका कम रहेगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली टर्सरी का सबसे ज़्यादा रहेगा, तो B है आपका ज़्यादा। उसके बाद किसका रहेगा, A का। उसके बाद किसका रहेगा, C का, ठीक है ना। टर्सरी से कम रहेगा आपका एलाइल हैलाइड का, ठीक है। क्योंकि आपका एलाइल हैलाइड का सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल रेट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है कि यहाँ पर मैडम ये जो एलाइल हैलाइड है आपका, जो आपका ये एलाइल हैलाइड है, ये भी बंद हो गया, जो आपका एलाइल हैलाइड है वो ग्रेटर है आपके सेकेंडरी कार्बन से। इसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एलाइल हैलाइड में रेजोनेंस बनता है, ठीक है ना, और रेजोनेंस आपका मोस्ट स्टेबल होता है किसी भी कार्बन से। अब वो हम देख लेते हैं कि रेजोनेंस कैसे बन रहा है। देखो इसे ही देख लेते हैं हम। जैसे आपका ये वाला चीज़ है, जैसे ये वाली चीज़ आ रही थी आपकी, Br तो यहाँ से निकल ही गया था, ये आपको क्या था, पॉजिटिव, है कि नहीं। तब क्या होगा, ये यहाँ पर ब्रेक करेगा, क्या होगा, ये रेजोनेंस बनाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हम दूसरे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आपका Cl, ठीक है। जब Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा तब क्या होगा आपका, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं। जब ये Cl आपका यहाँ से बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ आ गया, है कि नहीं। जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और क्या हो गया, अब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड क्या आपका एलाइल हैलाइड, मतलब वो एलाइल कार्बन है ये आपका, ठीक है ना। ये वाला जो कार्बन है एलाइल कार्बन है,
ये क्या करेगा आपका, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पर है, ये साझेदारी यहाँ करेगा अपने इलेक्ट्रॉन, तो रेजोनेंस बन गया। तो ये रेजोनेंस इसलिए यहाँ पर स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बन से, ठीक है ना। सेकेंडरी कार्बन में कोई रेजोनेंस है नहीं, है कि नहीं। लेकिन टर्सरी इससे ज़्यादा क्यों है, जब रेजोनेंस है तो टर्सरी इससे ज़्यादा क्यों है। टर्सरी इससे इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जब यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक हो गया, तब आपका ये वाला कार्बन है, इस कार्बन से एक ये कार्बन अटैच है, एक ये कार्बन अटैच है और एक ये कार्बन अटैच है और पॉजिटिव चार्ज है। तो इन 3 कार्बन से ये आपके कहीं से भी आपके अपने इलेक्ट्रॉन ले सकता है और आसानी से ये किसी के भी साथ क्या कर सकता है, अब ये किसी के भी साथ मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आके अटैक आसानी से कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका एल्काइल हैलाइड का था। ये एल्काइल हैलाइड के इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो रेट की सीक्वेंस आपको कैसे लिखनी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब आती है बात आपकी पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 क्या है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। Lg का मतलब है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कौन सा होता है आपका, हेलोजन एटम। हेलोजेंस, और हेलोजेंस में क्या है आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये आपके हेलोजेंस हैं जो कि आपके एल्काइल ग्रुप से अटैच होते हैं, जो बन जाते हैं आपके एल्काइल हैलाइड, है कि नहीं। अब इनकी जो आपकी नेचर है लिविंग ग्रुप की, मतलब ये देखना है कौन ज़्यादा इजीली आपका लीव हो जाएगा और कौन आपका इजीली लीव नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं कि जब हमारा एल्काइल के साथ जैसे RF, RCl, RBr एंड RI, जब ये यहाँ से लीव होंगे, ये यहाँ से लीव होंगे और इसका रेट क्या है, रेट आपका किसके ऊपर डिपेंड है, रेट आपका डिपेंड है, रेट आपका उसका ही ज़्यादा रहेगा जो लीविंग ग्रुप इजीली लीव हो जाए। क्या हो जाए, इजीली लीव हो जाए। जो लीविंग ग्रुप इजीली लीव हो जाएगा उसका रेट उतना ही ज़्यादा रहेगा। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा लिविंग ग्रुप है वो जो जल्दी लीव होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें रेट का भी निकालना है। अब क्या है, जो इनमें FCl, Br और I, अब इसमें सबसे इजीली लीव कौन सा होगा, वो है आपका I नेगेटिव, ठीक है, I नेगेटिव, then Br नेगेटिव, then Cl नेगेटिव एंड then F नेगेटिव, ठीक है ना। अब इसमें से जो आपका आयोडीन है वो आपका इजीली लीव होगा, ठीक है ना। अब इसका रीज़न जान लेते हैं कि ये इजीली लीव क्यों हो रहा है। जो आपका आई है वो आपका इजीली लीव क्यों हो रहा है, ब्रोमीन कम क्यों होता है, क्लोरीन कम क्यों होता है, फ्लोरीन तो सबसे ही कम हो रहा है।
वो इसलिए ड्यू टू साइज, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज है वो सबसे छोटा होता है एज कंपेयर टू दीज एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप, ठीक है ना। ये आपका हेलोजन एटम, हेलोजन फैमिली वाली ग्रुप है। ये हेलोजन फैमिली है जिसमें फ्लोरीन सबसे ऊपर होता है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। लेकिन जो इस साइज़ के मामले में देखें, इन द पीरियोडिक टेबल जो हमारा फ्लोरीन है वो सबसे ऊपर होता है, उसका साइज़ सबसे छोटा होता है। इन एलिमेंट की बात कर रही हूँ मैं। फ्लोरीन का छोटा है, उससे बड़ा क्लोरीन का साइज़ होता है, क्लोरीन से ब्रोमीन का साइज़ बड़ा होता है, और ब्रोमीन से आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। अब इनका साइज़ क्यों बड़ा होता है? इनका साइज़ इसलिए बड़ा होता है क्योंकि इनकी जो नंबर ऑफ़ सेल्स होती हैं वो इंक्रीज़ होती हैं डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, सो जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है उनकी नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज़ होती हैं नीचे जाने पे और उनका साइज़ भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है ना। तो सबसे छोटा साइज़ इसका है, सबसे बड़ा साइज़ आई का है, ठीक है ना। तो इसमें रीज़न है आपका साइज़ की वजह से जो आयोडीन है वो आसानी से लीव हो जाता है, ठीक है ना। ओके अब देखो, अब ये आसानी से साइज़ का तो पता चल गया कि हमें साइज़ मतलब इसका साइज़ बड़ा होता है, तो इसलिए ये क्या कर रहा है, ये आसानी से बाहर जा रहा है, ठीक है ना। अब जब ये आसानी से बाहर जा रहा है, और भी क्या रीज़न है, और दूसरा रीज़न हम ये भी कह सकते हैं कि जब इसका साइज़ बड़ा होता है तो इसका साइज़ बड़ा हो, नंबर ऑफ़ सेल ज़्यादा होने की वजह से इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इनके कंपैरिजन में ज़्यादा ले सकता है, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की जो जगह है ज़्यादा होती है कि ये कितने भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, आसानी से। इनका साइज़ छोटा होता है, इनके पास तो पहले ही स्पेस कम है, और इलेक्ट्रॉन देंगे ऊपर जाके तो ये क्या करेंगे, भाई हमारे पास तो जगह है नहीं, हम कहाँ रखेंगे, हम तो बिछ जाएंगे, दब जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं होती है किसी दूसरे से इसलिए ये लीव भी बहुत आसानी से नहीं होते, ठीक है ना। आसानी से लीव ग्रुप ये लीव नहीं होते, ये आसानी से लीव हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये रीज़न समझ में आ गया होगा लीविंग ग्रुप का। अब देखो, अब जो लीविंग ग्रुप की जो सीरीज़ है वो इस तरह से बन गई, सबसे ज़्यादा लीव ग्रुप ये हो जाएगा, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये। जो इजीली लीव हो जाएगा रेट उसी का ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। क्या रहेगा, रेट उसी का ज़्यादा रहेगा। तो इनका सीरीज़ क्या बन जाएगा आपका, इनका सीरीज़ भी आपका इसी तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। मेरा पेन सूख गया है, चल नहीं रहा, तो आप ये लगा लेना इसमें निशान। ये हो गया आपका नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप हो गया आपका। अब आपका थर्ड पॉइंट है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है, मैंने सॉल्वेंट बताया था, सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक वाला। पोलर प्रोटिक का मैंने आपको बता दिया था क्या होता है पोलर प्रोटिक। अब यहाँ पर जो आपके पोलर प्रोटिक जो आपके एग्जाम्पल बताए थे मैंने, आपके वाटर था, ठीक है ना, C2H5OH था, CH3COOH था, ठीक है, और उनकी क्या थी आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक क्या होता था आपका, बॉन्ड को ब्रेक करना, फोर्स को ब्रेक करना, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में आपके सॉल्वेंट के एग्जाम्पल बता दिए,
और उनको क्या होना चाहिए, पोलर प्रोटिक होना चाहिए। पोलर प्रोटिक में आपका क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है। डाइलेक्ट्रिक का काम क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक करना, ठीक है। अब हम जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसमें क्या होता है, जो H2O था आपका, वो आपका एक डाइलेक्ट्रिक सॉल्वेंट था, है कि नहीं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था। अब जब वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था तो वो क्या करता था, बॉन्ड को ब्रेक करता था। बॉन्ड को ब्रेक कैसे करता था, क्लोरीन को बाहर निकाल देता था और आप खुद आके आपका अटैच हो जाता था, ठीक है ना। अब वहाँ एक बात और मैंने बताई थी कि जब वाटर था, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते थे वो आके अटैच हो जाते थे, ठीक है ना, लेकिन क्लोरीन आपका बाहर निकलता था Cl- के रूप में। अब एक बात थी कि क्लोरीन भी एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक क्यों नहीं कर सकता वापस आके, वो मैंने आपको समझा दिया था कि जो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स होते थे वो क्लोरीन को घेर लेते थे, ठीक है ना, वो क्लोरीन को घेर लेते थे और बचे हुए मॉलिक्यूल्स आपके एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने बात आपको बता दी थी पहले ही वीडियो में। तो जब हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, H2O ऐड हो जाता है, ठीक है ना। तो अब एक वेरी इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपकी SN1 रिएक्शन है वो आपकी दो रिएक्शन के साथ नहीं होती, कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। जो SN1 रिएक्शन है इस विनाइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड के साथ SN1 रिएक्शन नहीं होती। अब ये क्यों नहीं होती, इसका रीज़न जान लेते हैं कि जो आपका विनाइल हैलाइड है, ये विनाइल हैलाइड है, जब यहाँ से X- बाहर निकलेगा तब आपका इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, है कि नहीं। और डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो कार्बन क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। क्या है, विनाइल हैलाइड में अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तब वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। जब अनस्टेबल हो जाएगा तो वैसे ही रिएक्शन नहीं होगी, है कि नहीं। और रिएक्शन में तो हमारे जो कार्बन है वो स्टेबल होने चाहिए, तभी तो हमारी SN1 रिएक्शन होती है। एराइल हैलाइड ऐसे ही एराइल हैलाइड है, ये तो है आपका नॉर्मल एक स्ट्रेट चेन है, ये आपका साइक्लिक है, ठीक है ना। अब इसमें भी जब ये X बाहर जाएगा तब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। पहला रीज़न तो ये है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि अगर हम इनका रेजोनेंस करवाएं, रिएक्शन कराने के लिए, तो क्या होगा, रेजोनेंस में इसका बॉन्ड पेयर यहाँ आएंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो X वाला जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड और भी ज़्यादा स्टेबल हो गया। जब X बाहर निकाला था तब तो ये अनस्टेबल हो गया था, अब हमने रेजोनेंस करा दिया, अब क्या हो गया, अब बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल हो गया। मतलब कि स्टेबल ये अब तो, जब पहले तो स्टेबल हो, मतलब पहले तो अनस्टेबल हो गया, अब क्या हो गया, अब स्टेबल ज़्यादा हो गया। स्टेबल ज़्यादा हो गया तो बॉन्ड को ब्रेक करना इतना इजी नहीं है, ठीक है ना। बॉन्ड को ब्रेक करना इतना इजी नहीं रहा, बॉन्ड ब्रेक इतना इजीली नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसे ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये रिएक्शन होती ही नहीं है। विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड ये नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट में लिख लेना कि विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के साथ SN1 रिएक्शन नहीं होती, ठीक है ना। और दोनों रीजन मैंने आपको बता दिए हैं, पहला अनस्टेबल हो जाता है और दूसरे रीजन में ये आपका बहुत ज़्यादा बॉन्ड स्टेबल हो जाता है। इस हिसाब से जैसे हमने X बाहर निकाल दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये अनस्टेबल हो गया। और दूसरा रीजन हमने रेजोनेंस करा दिया इस तरह से, इसका जब हम रेजोनेंस कराएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पार्शियली हो जाएंगे, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल हो गया इस तरह से, ठीक है ना। जिसे ब्रेक करना आसान नहीं है। ऐसे ही आपका एराइल हैलाइड का, यहाँ से जब X बाहर निकलेगा तब आपका ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, और जब हम रेजोनेंस करा रहे हैं तब क्या हो जाएगा, ये आपका
ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये आपकी नोट करने वाली बात थी। SN1 रिएक्शन आपकी यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और SN1 रिएक्शन समझ में आई होगी, ठीक है। और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बता देना, और समझ में आए तो भी बता देना कमेंट में करके, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और अब हम अगली वीडियो में लेके आएंगे SN2 रिएक्शन। ओके, तो इतने आप पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू।